बहुत समय पहले रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के नजदीक एक जादुई जंगल था। उस जंगल में जाने के लिए लोग हमेशा ही डरते थे, क्योंकि उस जंगल में जो भी एक बार जाता वो वापस नहीं आता था। इसीलिए कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन सोना और मोना नाम की दो सहेलियां घूमने के लिए निकलती है। घूमते घूमते वो जादुई जंगल में चली जाती है। वहाँ जंगल में जाने के बाद वो जो अद्भुत नज़ारा देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। जंगल बहुत ही खूबसूरत है। वो दोनों जंगल देखती है तो देखती ही रह जाती है। सोना और मोना जंगल की खूबसूरती देखते देखते दोनों सहेलियां अंदर तक चली जाती है। अंदर जाने पर एक जगह रुक जाती है। उनके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जहाँ उजाला फैला होता है और दूसरे रास्ते पर अंधेरा छाया होता है। ये देख सोना मोना से, यहाँ तो दो रास्ते हैं, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए? यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों सोच ही रही थी, तभी उनके सामने एक जादूगरनी आ जाती है और जादूगरनी उन दोनों से, तुम दोनों का इस जादुई जंगल में स्वागत है। यह एक अच्छाई का रास्ता है और एक बुराई का रास्ता है। तुम दोनों को अपने लिए एक रास्ता चुनना होगा। सच्चाई के रास्ते पर एक बुढ़िया मिलेगी जो कि तुम्हें बहुत ही अनोखा ज्ञान देगी। वो ज्ञान तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। यह एक सच्चाई का रास्ता और ये दूसरा बुराई का। तो हमें बुराई के रास्ते पर जाकर क्या मिलेगा? बुराई के रास्ते पर तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी। उसके पास ढेर सारा खजाना है। कहो, अब तुम दोनों में से कौन सा रास्ता चुनोगी? मैं तो खजाना लेने के लिए बुराई के रास्ते से जाऊंगी, क्योंकि दुनिया में दौलत ही सबसे अहम है। हे जादूगरनी, मैं बुराई के रास्ते से ही जाऊंगी। मुझे बेकार के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम सोना, किस रास्ते से जाना चाहोगी? हे जादूगरनी, मैं अच्छाई के रास्ते पर जाऊंगी। मेरी माँ ने सिखाया है कि इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। दोनों सहेलियां अपना अपना रास्ता चुन लेती है। सोना अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है और मोना बुराई के रास्ते पर जाने के लिए निकल जाती है। सोना बहुत अंदर तक चलते हुए जाती है। सोना को बहुत दूर चलने के बाद एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत सोना को घर के कुछ काम करने के लिए कहती है। सोना खुशी खुशी बूढ़ी औरत के सारे काम कर देती है और बूढ़ी औरत सोना पर खुश होकर उसे ढेर सारी ज्ञान की बातें बताने लगती है। सोना उस बूढ़ी औरत की बातें बड़ी मन लगाकर सुनती है। दूसरी ओर मोना बुराई के रास्ते पर चलती है। मोना चलकर बहुत दूर तक आ जाती है और वहाँ उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी थी। उसकी एक आँख खराब थी और एक पैर टूटा हुआ था। ये देख मोना बहुत डर जाती है। वो चुड़ैल मोना से, तुम यहाँ खजाना लेने आई हो? इस जमीन के नीचे खजाना छुपाया हुआ है। तुम जितना चाहो उतना खजाना ले जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें मंजूर करनी होंगी। चुड़ैल की बातें सुन मोना जल्दबाजी में, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मुझे तो सिर्फ खजाना चाहिए, खजाना। कहाँ है खजाना? मोना वहाँ की ज़मीन में खुदाई करने लगती है। खुदाई करते करते वो ज़मीन में बहुत बड़ा गड्ढा बना लेती है, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। मोना बहुत समय तक खुदाई करने के बाद वो चुड़ैल से, खुदाई करते करते मेरी हालत खराब हो गई है, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। कहाँ है खजाना? मोना की बातें सुन चुड़ैल बहुत हंसने लगती है और मोना से कहती है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। यहाँ कोई खजाना नहीं है। अब मेरी शर्तों के मुताबिक तुम्हें करना होगा। मेरी शर्त के मुताबिक तुम्हें तुम्हारी एक आँख और तुम्हारा एक पैर मुझे देना होगा। तुमने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी कुछ शर्तें हैं और तुमने उन्हें सुनने से पहले ही मेरी सारी शर्तें मान ली। लेकिन कोई ज़मीन की खुदाई के बदले में एक आँख और एक पैर लेता है क्या भला? मैं मेरी एक आँख और पैर नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें बताना चाहा, मगर तुमने सुना ही नहीं। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। तुम किसी की बात ही नहीं सुनती हो और मुझसे कहती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे मन में लालच आ गया था, जिस कारण तुमने बिना सोचे मेरी शर्त मान ली। और तुम शायद भूल गई हो कि तुम बुराई के रास्ते पर आई हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
वो चुड़ैल मोना को पकड़ लेती है और मोना की एक आंख और एक पैर निकालकर खुद को लगा लेती है। अब मोना ढंग से चल भी नहीं पाती और एक हाथ से तो अंधी हो चुकी थी। तुम्हें बुराई के रास्ते पर चलने का सबक मिल चुका है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। अपने भले बुरे हालात के साथ मोना उस रास्ते से वापस चली जाती है। कुछ देर चलने के बाद दोनों सहेलियां एक ही जगह पहुंच जाती है जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। मोना ने सोना को देखा तो सोना पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोना एक आँख और एक पैर गंवाकर पूरी तरह से बदसूरत बन चुकी थी। मोना और सोना एक दूसरे को देखती है और सोना मोना से, अरे मोना, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम्हारी आँख और पैर को क्या हुआ? उस चुड़ैल ने मेरी एक आँख और पैर ले लिया। उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैं अपनी लालच की वजह से वहाँ गई थी, मगर मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और तो और मैंने अपनी एक आँख और पैर भी गंवा दिया। मैं वहाँ खजाना मिलने की लालच में खुदाई करने लगी, ज़मीन खोदने लगी, मगर मैंने चुड़ैल की बताई हुई शर्त ही नहीं सुनी और आज मेरी ये हालत हो गई है। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने तो सच्चाई का रास्ता चुन के बहुत अच्छा किया। वहाँ जाकर मुझे अमूल्य ज्ञान मिला। सोना की बातें सुन मोना को खुद की गलती का एहसास हो गया और वो चुपचाप अपने घर जाने के लिए चली जाती है। सोना के मिले हुए ज्ञान की वजह से सोना ने जीवन में बहुत तरक्की की। उसने सभी को अच्छी बातें बताई और सबको अच्छाई का रास्ता बताया। दूसरी ओर मोना ने की गलती की वजह से वो बहुत बदसूरत हो गई थी और इसी कारण उससे कोई भी बात नहीं करता था। उसकी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। अब उसे उसकी गलती का एहसास हुआ था और वो खुद के लालची स्वभाव के कारण बहुत शर्मिंदा थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दौलत का लालच इंसान के मन पर जल्दी ही हावी हो जाता है और हमें बुराई के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए जिंदगी में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। मन में लालच ना लाकर निस्वार्थ मन से लोगों की सेवा करनी चाहिए। लालच इंसान को बुरे कर्म करने पर मजबूर कर देता है। कई साल पहले सूरतपुर नाम के गांव में मनीष नाम का जलेबी वाला रहता था। कई पुश्तों से वो जलेबियां बेचा करते थे। मनीष की बनाई हुई जलेबियां सभी लोगों को पसंद थी और इसी कारण लोग भी बड़े मज़े से खाया करते थे। मनीष बहुत ही लालची आदमी था। वो सबको ठगने के बारे में ही सोचा करता था। सबकी नज़र बचाकर वो तराजू के नीचे चुंबक लगा देता था। कुछ लोगों के तो पैसे हेरा फेरी करके, कुछ लोगों के झगड़ा करके उनसे ज़्यादा पैसे वसूल कर लेता था। उसी गांव में एक आराध्या नाम की छोटी बच्ची रहा करती थी। वो बेचारी बहुत गरीब घर की थी। आराध्या दिन भर घर के सारे काम करके उसमें से वक्त निकालकर स्कूल में ज़रूर जाया करती थी। उसका विश्वास था कि पढ़ाई करके उसका भविष्य ज़रूर अच्छा होगा। उसके स्कूल में एक रघु नाम का एक नटखट लड़का था। वो हमेशा आराध्या को परेशान करता था और उसे हमेशा रुलाता था। एक दिन आराध्या रास्ते से चल के जा रही थी, तभी रघु पीछे से साइकिल पर आया और जानबूझकर आराध्या से टकराया। आराध्या साइकिल का धक्का लगने की वजह से नीचे सड़क पर गिर गई। तभी रघु ने आराध्या से कहा, क्यों रे आराध्या, बड़ी मैडम की तरह रास्ते के बीचों बीच चल रही है। घंटी बजाने पर भी बाजू नहीं हटती हो। तुम क्या बहरी हो? रघु के ऐसे कहते ही आराध्या बहुत चिढ़ जाती है। आराध्या चिढ़कर रघु से, तुमने बेल कहाँ बजाई थी? झूठ मत बोलो। वैसे भी तुम मुझे हमेशा सताते रहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं हेडमास्टर जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे जा जा, तुम्हें जिसको मेरा नाम बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल तो मेरे दादाजी ने बनवाया है और तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? जाओ तुम हेडमास्टर जी से कंप्लेंट करो। रघु आराध्या को फटकारते हुए वहां से चला जाता है। तभी आराध्या चुपचाप घर चली जाती है। एक दिन आराध्या अपनी माँ से, माँ, स्कूल के पास सब लोग कुछ न कुछ खरीद कर खाते हैं। मुझे भी खाने का मन करता है, मगर आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपसे मांगने के लिए सोचती हूँ। आराध्या की बातें सुन उसकी माँ सुमति आराध्या से, हे भगवान, मेरी गरीबी के कारण मेरी बच्ची मुझसे कुछ मांगने के लिए भी सोचती है। ऐसी परिस्थिति किसी माँ पर ना आए। ये 10 रुपए लो
और इससे तुम्हें जो मन में आए वो खा लेना। ऐसा कहकर सुमति आराध्या को 10 रुपए दे देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी आराध्या 10 रुपए लेकर बाजार में चली जाती है। वहाँ जाकर आराध्या एक जलेबी की दुकान के पास आती है। जलेबी की खुशबू सूंघ आराध्या वहीं ठहर जाती है। मनीष दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू सूंघ आराध्या के मुंह में पानी आ गया। आराध्या वहीं खड़ी रह जाती है। तभी मनीष आराध्या से, अरे क्या चाहिए बेटी तुम्हें? गर्मा गर्म जलेबी दूं क्या? आपकी जलेबियों की खुशबू बहुत अच्छी है। जलेबियाँ कैसे दे रहे हो चाचा? तभी मनीष आराध्या से, 1 किलो 240 की, आधा किलो 120 और 1 पाव 60 रुपए की, 10 रुपए की एक जलेबी। जलेबी के भाव देखकर आराध्या मन ही मन, बाप रे, यहाँ तो 10 रुपए की एक ही जलेबी मिल रही है। इस जलेबी से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। ऐसा करती हूँ कि ये पैसे लेकर अपने माँ को दे देती हूँ। माँ ने कितनी मेहनत से रुपए कमाए हुए हैं। ऐसा सोचकर आराध्या वहाँ से जाने लगती है। तभी मनीष आराध्या से, बताओ बेटी तुम्हें कितनी जलेबी दूं? मुझे जलेबी नहीं चाहिए चाचा, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। अभी के अभी मुझे 10 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगा। उसकी बातें सुन आराध्या बहुत डर जाती है और आराध्या मनीष से, चाचा, मैंने आपकी दुकान से कुछ भी नहीं लिया और मैं आपको किस चीज़ के पैसे दे दूँ? तुम कब से मेरे दुकान के सामने खड़ी होकर जलेबियों की खुशबू ले रही हो और मुझसे ही कह रही हो मेरे जलेबियों की खुशबू लेने के भी पैसे लगते हैं, समझी? मैं कहाँ से दूँ चाचा, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मनीष की बातें सुन आराध्या रोने लगी और मनीष फिर से आराध्या से, अगर पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघने क्यों आई? चलो निकालो पैसे, मुझे सब पता है तुम गरीबों के नाटक। आराध्या रोने लगती है। तभी उसका दोस्त रघु वहाँ से साइकिल से जा रहा था। वो देखता है कि आराध्या उस दुकान के सामने खड़ी रो रही है। साइकिल एक जगह खड़े करके रघु आराध्या के पास आया और आराध्या से, अरे आराध्या, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? आराध्या ने सारी बातें रघु को बताई। तभी रघु आराध्या से, आराध्या, मनीष जी ने कोई गलत बात नहीं कही। ये तो उनकी जलेबियाँ है। अगर कोई इसका सुगंध लेगा तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे ना। लाओ, तुम्हारे पैसे मुझे दे दो। आराध्या ने रघु को पैसे दे दिए। बेचारे को कुछ समझ ना आने के कारण वो एक ही जगह भूत बनकर खड़ी रह गई। तभी रघु ने वो 10 रुपए के सिक्कों को अपने हाथों के बीचों बीच ले लिया और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा। उन पैसों में से खन 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 ऐसी आवाजें आने लगी। तब मनीष ने रघु से कहा, मनीष जी, क्या आपको पैसे की आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कोई बहरा नहीं हूँ। खन खन सिक्कों की आवाज मुझ तक पहुँच रही है। तो आपने पैसों की आवाज तो सुन ली, अब मैंने भी आपको पैसे दे दिए, समझे? क्यों रे बच्चे, ज्यादा नाटक कर रहा है क्या मेरे साथ? कहता है कि पैसों की आवाज सुन लेने से पैसे मिल गए। ज्यादा होशियारी की ना तो तुझे भी दुकान में बांध दूंगा। तभी रघु मनीष से, क्यों? जलेबी के सुगंध के पैसे आप मांग सकते हो, तो मैं क्या आपको पैसों की आवाज भी नहीं सुना सकता? अरे अंकल, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जानते हैं मैं कौन हूँ? इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ मैं, और ज्यादा होशियारी की ना तो पापा से बोल दूंगा और वो पुलिस से उठवाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसा सुनकर मनीष हक्का बक्का रह गया। तभी रघु के साथ आराध्या उसकी साइकिल पर बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद रघु उसे साइकिल से उतार देता है। तुम तो मुझसे चिढ़ते हो ना, फिर तुमने मेरी सहायता क्यों की? आराध्या, तुम मेरी दोस्त हो और कोई मेरे दोस्त को रुलाएगा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरे पिछले बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना आराध्या। कोई बात नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने मेरी कितनी मदद की है, थैंक यू। वो दुकानदार मेरे दोस्त को कुछ भी बोलता रहता और मैं सुनता रहूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। वो बहुत ही लालची है, उसके दुकान पर कभी मत जाना। हाँ, मैं कभी भी उसके दुकान पर नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसा कहकर रघु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी आराध्या ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए,
फ्रेंड्स। ऐसा कहकर दोनों ने हैंडशेक कर लिया और उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। रघु के स्वभाव के कारण उसके दुकान पर कोई नहीं आता था। उसकी जलेबियाँ स्वादिष्ट तो थी, मगर उसके लालच की वजह से उसका धंधा धीरे धीरे चलना बंद हो गया। मनीष का लालच उसका पुरखों का धंधा ले डूबा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बात होती है। लोगों को ठगना नहीं चाहिए। इन सब से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। एक हरिहर नाम के गांव में आस्था नाम की एक धनवान लड़की रहा करती थी। आस्था के पिताजी विजय एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। महीने में 2-3 बार वो काम के सिलसिले में विदेश जाकर आते थे। आस्था की माँ प्रिया एक बहुत बड़ी ड्रेस डिजाइनर थी। आस्था उनकी इकलौती बेटी होने के कारण उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। इसीलिए आस्था जो भी मांगती मिनटों में उसके सामने वो चीज हुआ करती थी। जब भी विजय विदेश से लौटता था तो आस्था के लिए कीमती खिलौने लाया करता था। ये देख आस्था बहुत खुश हुआ करती थी। प्रिया भी लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े बनवाती थी। एक दिन प्रिया आस्था से, ये लो आस्था, नया ड्रेस कैसा है, जरा पहनकर बताओ। मम्मी, ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। आस्था को इस बात का अब गर्व होने लगा था कि उसके पास जो भी कपड़े और खिलौने हैं वो किसी भी सहेलियों के पास नहीं है। विजय और प्रिया आस्था के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे, इसीलिए वो उसे कीमती खिलौने लाकर देते थे। आस्था के घर के पास नव्या नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसकी माँ मीना आस्था के घर काम किया करती थी। नव्या के पिताजी रमेश भी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे। रमेश और मीना उनके पास जो भी था उसमें नव्या की बड़ी प्यार से देखभाल किया करते थे। नव्या और आस्था एक ही उम्र के थे। जब नव्या अपने माँ के साथ आस्था के घर जाती थी तब आस्था उसे खिलौने दिखाती थी। जानती हो, ये ड्रेस मेरी मम्मी ने मेरे लिए खास करके बनवाया है और ऐसा ड्रेस किसी के पास नहीं है। और ये खिलौना मेरे पापा ने इंग्लैंड से लाया हुआ है। तुम तो ऐसे खिलौनों के बारे में सपनों में भी नहीं सोच सकती। तुम्हारे ड्रेस तो देखो कैसे है। आस्था हमेशा नव्या को नीचा दिखाती थी और दूसरों का हमेशा मजाक उड़ाती थी। आस्था बहुत सारे ड्रेस 1-2 बार पहनती और डाल दिया करती थी। प्रिया उन ड्रेस को लेकर घर के काम वाली को दिया करती थी। नव्या अपने स्कूल के दोस्तों को हमेशा किसी न किसी तरह से मदद कर दिया करती थी। नव्या के स्कूल में सब उसके दोस्त थे और आस्था स्कूल में अपनी महंगी गाड़ियाँ और खिलौने बच्चों को दिखाने के लिए लेकर जाती थी। उसके खिलौने देख बच्चे उसे घेरा करते थे, मगर मन ही मन उसे कोसते रहते थे। एक दिन आस्था अपनी माँ प्रिया से, मम्मी, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? अरे हाँ, मैं तो मेरा बच्ची का बर्थडे भूल ही गई थी। क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? मम्मी, मुझे एक डॉल हाउस चाहिए जो कि बहुत बड़ा हो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। थैंक यू मम्मी। ऐसा कहकर आस्था वहाँ से चली जाती है और तभी नव्या आस्था का एक बहुत ही शानदार ड्रेस पहनकर उसके माँ के साथ आती है। तभी आस्था नव्या से, अरे, तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने फेंका हुआ ड्रेस इतना अच्छा होगा। ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। ये तुम्हारा ड्रेस है? हाँ, ये मेरा ही ड्रेस है। वैसे तुम गरीबों पर अमीरों के कपड़े बहुत जचते हैं। जाने दो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। तुम भी क्या याद रखोगी? ये लो मेरा और एक कीमती ड्रेस। ऐसा कहकर आस्था ने उसका एक नया ड्रेस नव्या को दिया। मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, तुम ही रखो। ऐसा कहकर नव्या वहाँ से चली गई। तभी आस्था खुश होकर अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से, पिताजी, मेरा अगले हफ्ते बर्थडे है, आप भूल गए? अरे, मेरी गुड़िया का बर्थडे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो। थैंक यू पिताजी। जाओ, अब तुम खेलो। ऐसा कहकर आस्था अपने बर्थडे का अब बेसब्री से इंतजार करने लगी। आस्था का जन्मदिन और नव्या का जन्मदिन एक ही दिन था। मीना और रमेश ने नव्या को बुलाया और, बेटी, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे। अरे पिताजी, मैं तो भूल ही गई। पिताजी, मेरे चप्पल बहुत खराब हो गए हैं, मुझे नए चप्पल दिला दो ना। तो ठीक है,
मेरी बिटिया को हम नई चप्पल खरीदेंगे। नव्या भी अब उसके जन्मदिन का बड़े बेताबी से इंतजार करने लगी। आस्था ने पूरे क्लास में बता दिया था कि उसके बर्थडे पर उसके पिताजी उसे सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं और सबको बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया। मगर नव्या ने अपनी सहेलियों को और दोस्तों को अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताया। इतवार के दिन रमेश और मीना ने सुबह उठकर नव्या को उठाया और उसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मीना ने उसे नहलाकर उसे नया ड्रेस पहनने के लिए दिया। रमेश ने भी नव्या को नई चप्पल लाकर दी। ये देख नव्या बहुत खुश हो गई। नव्या अपने माँ पिताजी से, माँ, पिताजी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी रमेश और मीना नव्या के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए। और दूसरी ओर आस्था के पिताजी विजय को किसी अर्जेंट काम से लंदन जाना पड़ा। सुबह ही विजय ने आस्था को फोन किया। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। बेटा, मुझे कुछ अर्जेंट काम के सिलसिले में लंदन आना पड़ा। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। थैंक यू पिताजी। ऐसा कहकर आस्था अपने कमरे से बाहर आई तो आस्था अपनी माँ को आवाज लगाती है, मम्मी, मम्मी, कहाँ हो? उसकी आवाज सुन घर की नौकरानी ने एक ड्रेस उसके हाथ में दिया और कहा, बेटी आस्था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज ये ड्रेस पहनने के लिए दिया है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद चाची। मम्मी कहाँ है? बेटी, माँ को सुबह ही अर्जेंट काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। तुम नहाकर तैयार हो जाओ। जी। आस्था जा रही थी तभी फिर से फोन बजा। आस्था ने जल्दी जाकर फोन उठाया तो प्रिया फोन पर बात कर रही थी। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। मेरी बच्ची, मैं आज सुबह अर्जेंट काम होने की वजह से ऑफिस आई हूँ। मैं शाम तक घर आ जाऊंगी। तुम तैयारी करके रखना। ठीक है मम्मी। ऐसा कहकर आस्था ने फोन रख दिया और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे आज बहुत बुरा लगा। शाम को आस्था का घर बर्थडे पार्टी के लिए सजाया गया। उसके लिए वहां बहुत सारे तोहफे रख दिए गए। हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ था। बच्चों को खाने के लिए अलग अलग तरह के पकवान, स्नैक्स, स्वीट तथा आइसक्रीम भी रखा हुआ था। तभी आस्था वहां नया ड्रेस पहनकर आई और उसके सारे दोस्तों ने उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। थोड़ी देर बाद आस्था अपने माँ का इंतजार करने लगी, मगर प्रिया जल्दी नहीं आई। आस्था के सारे दोस्त वेट करके थक गए। तभी एक दोस्त आस्था से, आस्था, तुम्हारी मम्मी को आने में बहुत देर हो जाएगी। हमें अभी हमारे घर जाना चाहिए। बाय। ठीक है, बाय। ऐसा कहकर सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। तभी प्रिया का आस्था को फोन आता है, बेटा, मुझे आने में थोड़ी और देर हो जाएगी। तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना लेना, ठीक है? सॉरी बेटा। आस्था गुस्से से फोन काट देती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इधर नव्या के घर उसके दोस्त नव्या का जन्मदिन याद रखते हुए उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लेकर उसके पास गए। तभी मीना ने सभी बच्चों के लिए बिरयानी और खीर बनाई थी। मीना ने खुद के हाथों से नव्या के लिए केक बनाया था। थोड़ी देर बाद नव्या और मीना आस्था के घर बर्थडे की बधाई देने के लिए गए। वहां पर जाते ही आस्था कहीं नहीं दिखी तो नव्या उसके कमरे में चली गई तो आस्था वहां रो रही थी। ये देख नव्या, क्या हुआ आस्था, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तब आस्था ने नव्या को जो कुछ हुआ वो सब बताया। वो सुन नव्या आस्था से, आस्था, मेरा भी जन्मदिन आज ही है, इसलिए मैं तुम्हें चॉकलेट देने आई थी। मेरे दोस्त मेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम मेरे साथ आई तो हम दोनों मिलकर एक साथ केक कट कर लेंगे। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। नव्या, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मगर तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, मगर तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। तुम आज सबसे खुशनसीब लड़की हो जिसके पास उसके बर्थडे के दिन उसके माँ पिताजी है। आस्था रोने लगी। तभी मीना आस्था से, आस्था बिटिया उठो, चलो, बर्थडे के दिन ऐसे रोते नहीं है बेटा। चलो हमारे घर, हम सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे अच्छी तरह से मनाएंगे। अब नव्या के घर में आस्था और नव्या ने अपने अपने बर्थडे का केक काटा और उन्होंने अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाया। उस दिन से नव्या और आस्था पक्की सहेलियां बन गई और आस्था के स्वभाव में हुआ बदलाव देख नव्या भी बहुत खुश थी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपने लोगों के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए।